जितनी ट्रांजैक्शंस जो हैं पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान एक कंट्री है, उसकी ट्रांजैक्शंस जो कि दूसरे कंट्रीज के साथ होती हैं, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे इंपोर्ट होती है बाहर कंट्री से, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और जो पाकिस्तान चीज़ें बना के बेचता है वो एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सारा इंपोर्ट्स का और एक्सपोर्ट्स का। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अकाउंट, यानी पूरे कंट्रीज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अकाउंट को ये डील करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसमें जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले उसको समझ लें कि ये करंट अकाउंट हम लोगों का होता है। करंट अकाउंट एक है हम लोगों का, एक कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, और एक हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखी जाती है करंट अकाउंट में, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो उनकी इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है किसी भी कंट्री के साथ, तो गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो डील करता है वो करंट अकाउंट है। आपको अकाउंट को सीए से रिप्रेजेंट कर रही है। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड की जाती हैं करंट अकाउंट के अंदर आएंगी, ठीक है। तो अब जिस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी यहाँ से गुड, यानी कोई भी पैंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान की पैंट जो जीन्स वगैरह है वो एक्सपोर्ट होती है, वो गुड है, ठीक है ना, कुछ गुड्स हैं। फिर सर्विसेज में जिस तरह से हमारे बहुत सारे जो नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, बाहर काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में जो काम करते हैं वहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हैं। तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्विसेज देते हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ से अर्न करके पाकिस्तान में चीज़ों को भेज देते हैं, पाकिस्तान में अपने घर वालों को भेजते हैं पैसे, ठीक है। अब गुड्स जो हैं जो कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है, जीन्स हो गई या कोई भी कॉटन की प्रोडक्ट्स हो गई, कॉटन हो गई, राइस हो गए, या कोई भी जो आइटम है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, तो वो गुड्स हैं आपकी, वो दूसरे कंट्री में। उसके अगेंस्ट जब आप गुड्स देते हैं तो उसके अगेंस्ट आपके कंट्री के अंदर डॉलर्स की शक्ल में पैसा आता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सर्विसेज जो कि हमारे नेशनल हैं, या अब सर्विसेज अब यहाँ पर भी बैठ के दे सकते हैं हम, जैसा से अब तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारी सर्विसेज ऐसे भी अब कि आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका की कंपनी है उसका कॉल सेंटर की सर्विसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के एक कॉल सेंटर है, उनके साथ उनकी रिलेशन है, तो यहाँ पे आप उनकी कॉल सेंटर की सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर बैठी दे रहे हैं, तो ये सर्विसेज हैं जो कि उनको दी जा रही हैं। और इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान को दे दिए गए इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से कि आप हमारे लिए ये काम करते हैं, क्योंकि वो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है सिर्फ, और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी रहकर बना सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी सूरत में। अब कोई भी एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें हमें बाहर से कुछ डॉक्टर्स मंगवाने पड़ जाते हैं, तो वो सर्विसेज हम लोग उनकी हायर कर रहे हैं। इसी तरह से टीचर्स हैं, और जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी एजुकेट करते हैं लोगों को। अब वो होते रेजिडेंट किसी भी कंट्री के, किसी और कंट्री के हैं, लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह से गुड्स जो हैं जो कि नजर आती हैं, इसमें इनविजिबल भी सर्विसेज हो सकती हैं एक, और विजिबल भी हो सकती हैं, ठीक है जी। गुड्स हैं जो हमें नजर आती हैं, गुड्स आ रही हैं जा रही हैं, उसके अगेंस्ट आपके पैसा आ रहा है। इनविजिबल जो कि आप सर्विसेज दे रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ कॉल सेंटर, या इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसमें आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनविजिबल जो करंट अकाउंट है, यानी बीओपी का करंट अकाउंट, उसको हम लोग सीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं जो वो आएंगी, और इसी पे गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो इनविजिबल भी हो सकती हैं और विजिबल भी हो सकती हैं, ठीक है। आपको डॉक्टर ने आपको मेडिसिन वगैरह लिख के दी तो आपकी विजिबल सर्विसेज हैं, कोई मशवरा दिया, कोई विजिबल सर्विसेज हैं। इसके बाद आपकी जो विजिबल नहीं है वो आपकी इनविजिबल सर्विसेज में आएंगी। इसके अलावा भी आपका एक और आता है, इनको यूनिलेटरल अकाउंट्स कहते हैं,
यूनिलेटरल यूनिलेटरल अकाउंट्स के अंदर लिख देती हूँ मैं, यूनिलेटरल अकाउंट, ठीक है। यूनिलेटरल अकाउंट के अंदर जो भी होगा, इसके अंदर आपके गिफ्ट्स होते हैं। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को जब कोई गिफ्ट वगैरह देता है तो वो उसकी यूनिलेटरल अकाउंट्स में आते हैं। एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, जैसे मलेशिया में पाकिस्तानी गए हुए थे, मलेशिया इमरान खान साहब गए हुए थे, तो मलेशिया के सदर ने उनको दिया, गाड़ी दी, प्रोटॉन गाड़ी जो थी वो उनको दी एज ए गिफ्ट। तो एक कंट्री ने तो दूसरे कंट्री को गिफ्ट किया, तो ये गिफ्ट और गिफ्ट की जो सर्विसेज हैं या गिफ्ट वगैरह हैं, ये आपकी उसमें आती हैं यूनिलेटरल अकाउंट्स में, ठीक है। इसके अंदर भी आपकी कंट्री के अंदर कोई ना कोई चीज आई है, ठीक है, गिफ्ट की सूरत में, और इनविजिबल सर्विसेज मीन्स की इसके नतीजे में भी आपकी कंट्री के अंदर डॉलर्स आए हैं, ठीक है ना, इनफ्लो हुआ है। तो इधर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में जब हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, किसी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, तो इसके अंदर आपका इनफ्लो होता है। इनफ्लो किस चीज का? डॉलर्स का, ठीक है, इनफ्लो ऑफ डॉलर्स। तो आपकी कंट्री के अंदर डॉलर्स आ गए। इसके अलावा जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं जो इनकम अर्न करते हैं और इनकम का जो पोर्शन पाकिस्तान के अंदर भिजवाते हैं, वो आपके आते हैं, उनको रेमिटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। जो सर्विसेज दे रहे हैं या उनको जो पैसा भेजा जाता है, ठीक है, उनको रेमिटेंसेस कहते हैं। रेमिटेंसेस वो वाली इनकम जो कि जो पाकिस्तान के नेशनल्स बाहर कमाते हैं और वहाँ वहाँ से वो भेजते हैं पाकिस्तान के अपने फैमिलीज को, अपने लोगों को, तो वो उसकी सूरत में भी जो डॉलर है वो हमारे कंट्री के अंदर इनफ्लो हो रहा है उसका। तो यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर एक तो ये वाली चीजें गुड्स एंड सर्विसेज की, और अगर करंट अकाउंट को भी जिस तरह से हमने जब देखना है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की नज़र से देखना है। जैसे ये वाले इनविजिबल ये सर्विसेज ये सारी लिखी है ना, अगर ये इंपोर्ट हो रही हैं तो इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर तो ये एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, इन गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना अगर यहाँ से, तो उसके नतीजे में आपके कंट्री के अंदर पैसा इनफ्लो हो रहा है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ये वाली चीज़ें, तो उसकी सूरत में पैसा अंदर आया। इंपोर्ट जब करते हैं ये वाली गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसकी सूरत में जो आपका डॉलर है वो बाहर जाता है, ठीक है, बाहर जा रहा है, तो उसमें आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो का एक कॉन्सेप्ट ये वाला कि आउटफ्लो की सूरत में हो रहा है जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इनविजिबल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ हम पाकिस्तान में कोई कंपनी है, उसको कॉल सेंटर अपना किसी और कंट्री के अंदर बनाना पड़ रहा है, इनविजिबल सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। इंपोर्ट होने की सूरत में पैसा जो है, डॉलर जो है, उसका आउटफ्लो होता है, कंट्री से बाहर जाता है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये वो वाला अकाउंट है जो कि हम लोगों को बैलेंस करना होता है इन दी फॉर्म ऑफ जितनी हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट्स हैं और जितने हमारी कंट्री की इंपोर्ट्स हैं। अब रेमिटेंसेस क्या होंगी? रेमिटेंसेस के अंदर हमारे कंट्री ने के अंदर बहुत सारे फॉरनर्स जो कोई काम कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल्स काम कर रहे हैं, वो जो अर्न करती हैं प्रॉफिट प्लस, तो जो हमारे फॉरनर्स यहाँ पे काम करते हैं उसके नतीजे में आउटफ्लो किया जाता है किसी भी किस्म का जो पैसा है वो अपने कंट्री में भेज रहे हैं, ठीक है। वो अपने कंट्री में अपने फैमिलीज को भेज रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो रेमिटेंसेस की शक्ल में वो वहां से जा रहा है, कंट्री से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, वो आपकी इंपोर्ट है, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, इसको थोड़ा सा करंट अकाउंट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर हमने आपने एक्सपोर्ट्स देखनी है और एक आपने इंपोर्ट्स देखनी है। इंपोर्ट किस किस चीज़ की? ये गुड्स एंड सर्विसेज की, यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएंगी। फिर इसके बाद इनविजिबल सर्विसेज की, और यहाँ पर भी अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा आउटफ्लो होगा, और अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा इनफ्लो होगा, ठीक है, इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर इनकम जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं जो हमारे रेजिडेंट्स बाहर कहीं पे, ठीक है, यहाँ पर भी इनकम।
और अगर यहाँ पर कोई हमारे पाकिस्तान में रह के जो फॉरेनर्स हैं वो अपनी इनकम बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। एक ये बन गया। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो हैं, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज, इनविजिबल इनकम यूनिलेटरल, अब बाहर से आ रही है कोई भी चीज़ करंट अकाउंट की शक्ल में, यूनिलेट TER यूनिट, कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री को, हम लोग कोई गिफ्ट कर रहे हैं, तो अब ये भी हो सकता है कि ये जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं हम लोग कहीं से हमें आए भी, ठीक है ना। तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वगैरह जो है, तो इसके नतीजे में जो है वो गिफ्ट्स वगैरह की शक्ल में इंपोर्ट होता है। तो जो हम लोगों की कंट्री के अंदर इंपोर्ट इंपोर्ट हुआ, मतलब कि कंट्री के अंदर कंट्री से चीज़ें बाहर गई, ठीक है, कि हमने किसी और कंट्री को गिफ्ट किया। जबकि यूनिलेटरल अगर हम लोगों का एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पे इसका मतलब कि वहाँ से हमें चीज़ें इनफ्लो हुआ, हमारे गिफ्ट्स वगैरह वहाँ से आए, तो उनका इनफ्लो हुआ, इनफ्लो होता है यहाँ पे, यहाँ इनफ्लो हुआ, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, अब इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, इसको हम, ये दोनों का बैलेंस, या अगर एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से बढ़ जाएंगी तो वो हमारा सरप्लस में चला जाता है। एक्सपोर्ट हमारी बढ़नी चाहिए, इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, जिससे ये सारी इनफ्लो हैं, गिफ्ट इनफ्लो हो रहे हैं, चीजें इनफ्लो हो रही हैं, ठीक है ना। ये इनफ्लो का ये पैसा जो है वो आ जा रहा है, इम्पोर्ट के अंदर पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है हर चीज के अंदर, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर तो जितना हमारे कंट्री के अंदर लोग भेज रहे हैं उतना ही हम लोग वहां से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अकाउंट का। तो अगर हम लोग एक्सपोर्ट जो है हमारी, एक्सपोर्ट जो है वो हमारी इंपोर्ट से बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट तो हमारे जो अकाउंट है वो सरप्लस में होगा, ठीक है, सरप्लस में होगा। अगर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट से तो हमारा डेफिसिट में होगा, जो करंट अकाउंट होगा, ठीक है, जो करंट अकाउंट है हमारा, हमने बात की है करंट अकाउंट की, तो वो हमारा डेफिसिट में होगा, ठीक है। तीन तरह के मैम हमने अकाउंट। अभी जी जी। रिसेंटली डेफिसिट में जा रहा है कि सरप्लस? जो करंट अकाउंट है हम लोगों का वो सरप्लस में जा रहा है आजकल, आजकल वो तो मैम रेमिटेंसेस वो की तो वजह। उसकी वजह से जो फॉरेन हमारे रेजिडेंशियल है उनकी वजह से, मेरे ख्याल से ट्रेड की वजह हाँ से नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल ट्रेड की वजह से नहीं है। जो जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे रेजिडेंशियल रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंट्स, वो बाहर रहते हैं, जी मैम। उन्होंने वहां से पैसे भेजे अपने अपने घर वालों को, या किसी भी सूरत में किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या घर के अखराजात के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इन्होंने सर्विसेज को इम्प्रूव किया था कि बाहर के लोग जो हैं वो, ताकि उनके लिए जो दूसरे वेज यूज हो रहे थे, हुंडी वगैरह, ये वाले यूज हो रहे थे वेज, उसमें ये था कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आती थी चीजें। तो अब पैसा हो सकता है पहले उतना ही आता हो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई कि उनके लिए इजी कर दिया कि किसी भी जगह से आप भेजते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर, तो आपको इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो लोगों ने हुंडी वाले जो थे, जो कि इतने रिलायबल भी नहीं थे, जो कम्युनिकेशन की या भेजने के जो ज़रिए थे, उनको छोड़ के तो गवर्नमेंट वाले अपनाए। तो उसकी वजह से जो बहुत सारी चीज़ें थी वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गई। जब डॉक्यूमेंट के अंदर आई तो वो हमें पता चला कि हम पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर से भेजते हैं, और ये सरप्लस में गया, करंट अकाउंट जो था वो हम लोगों का सरप्लस में गया, ठीक है ना। तो इसमें सरप्लस तो मैम ये फिर जो उसमें होगा। एमनेस्टी स्कीम दी है गवर्नमेंट ने, हम्म, तो जी ये जी। फॉरेन कंट्री, ये जो फॉरेन मतलब के बैरून मुल्क होते हैं, ये उनके लिए मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बिल्कुल उनके लिए एमनेस्टी स्कीम जो है, और भी काफ़ी सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की हैं। जी तो मैम। ये इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने जो है वो ये काम किया कि फॉरेनर्स के लिए वो आसानी होगी। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट पे बाहर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इतमाद कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर जो हैं वो बाहर से भेज सक रहे हैं। तो डिपेंड करता है, हर कंट्री, हर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों का, फॉरेनर्स जो हैं उनका इत्मीनान नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा है, फिर वो वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर एतबार करके पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो ये वेरी करता है, ये नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितने उनसे खुश हैं, और ये कितने बाहर के लोगों के मसाइल हल कर लेते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं।
ठीक है, तो ये जब हमारा एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट से ज़्यादा होंगी, सरप्लस में होगा। इम्पोर्ट्स अगर हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी तो वो हमारा डेफिसिट में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये हमारा करंट अकाउंट था। जी मैम। ठीक है, अब करंट अकाउंट के अलावा एक हमारा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही आता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है वो है किसी भी किस्म की लैंड हो गई या बिल्डिंग हो गई, या हम सर्विस ये या जो बोरोइंग होती है, बाहर से हम लोगों को पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, लोन की सूरत में आ रहा है या उसकी सूरत में आ रहा है, किसी और भी सूरत में, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं कि जैसे जिस तरह से हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसमें कैपिटल के अंदर देख रहे थे ना, कि करंट अकाउंट के अंदर जब भी चीज़ें आती हैं, उधर हम लोग जो ट्रीट कर रहे थे ये जो कैपिटल अकाउंट को, एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट को, जब एक्सपोर्ट्स के अकाउंट को देख रहे थे तो वो पॉजिटिव थी। ठीक है ना, वो क्योंकि उसके अंदर पैसा इनफ्लो हो रहा है। और जो इंपोर्ट वाला था उसको हम लोग नेगेटिव कर रहे थे क्योंकि उसमें आउटफ्लो हो रहा है, तो मनी कंट्री का मनी वो बाहर जा रहा है इंपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, उसको, लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको, इसकी जो ट्रीटमेंट है थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और इसके अंदर जो अकाउंट की ट्रीटमेंट है, जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट की ट्रीटमेंट नेगेटिव होगी, और इंपोर्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट की ट्रीटमेंट पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हैं क्या क्या चीज़ें। अब यहाँ पर लैंडिंग है। ठीक है, लैंडिंग यानी कि हमने अपने जो एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं, उनको बाहर के किसी कंट्री को लैंड कर दिया, लैंड कर दिया, दे दिए। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिए। आपका गवादर की पोर्ट है, आपने चाइना को लैंड कर दिया। ठीक है, लैंडिंग, ज़मीन आपकी है लेकिन आपने उसको लैंड कर दिया, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो नेगेटिव होगा एक्सपोर्ट्स में। अब फिर अगर इंपोर्ट में है वो बोरोइंग है। बोरिंग में क्या होता है कि हमने किसी और कंट्री से पैसा ले लिया, किसी और कंट्री में ऐसे आपने लोन ले लिया, पाकिस्तान ने जैसे लोन लिया होता है, पाकिस्तान किसी और कंट्री से सऊदी अरब से लोन लेता है तो वो बोरो करता है। ठीक है, वो बोरोइंग है। उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी इनफ्लो होता है, किसी जो पैसा है आपके वो इनफ्लो होता है, या आप पाकिस्तान जो है वो किसी और कंट्री में अपना कोई होटल बना लेता है, कोई भी इंडस्ट्री लगा लेता है किसी और कंट्री में, कि वहाँ पे उनके पास सरप्लस में चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई ना कोई लगा लेता है, तो वहाँ पर जो इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट अकाउंट जो है, यानी जो भी कोई एसेट परचेज कर लेता है तो उसकी वजह से जो होगा पैसा वो इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है ना, उसका इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, कंट्री के अंदर चीज़ें आ रही हैं, इनफ्लो ऑफ एसेट। अब यहाँ पर जब लैंड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की जा रही है, ग्वादर पोर्ट है जैसे, एक पाकिस्तान जो है वो अपनी लैंडिंग कर रहा है, वहाँ से जो भी पैसा आएगा वो पाकिस्तान का फायदा होगा, एट दी एंड पाकिस्तान का फायदा होगा। लेकिन जो पैसा आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, यानी फॉर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की तो पाकिस्तान ने अपना एसेट एक जो था उसको लैंड किया। अब वो जो एसेट है उसके अकाउंट जो है वो नेगेटिव में ट्रीट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ नेगेटिवली ट्रीट हो रही है। लेकिन एट दी एंड जब हम लोगों को उसका फायदा होगा, जब हम उससे प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे, तो वो हमें करंट अकाउंट में हमारे पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि वो इनकम है, इनकम आ रही है, इनकम जनरेट कर सक रहे हैं हम लोग अपनी फॉरेन, तो उसकी जो बाद में वो हमें वो उसका फायदा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इस अकाउंट को जब हम लोग देखेंगे तो लैंड किया, जब आपने कोई भी एसेट अपना लैंड किया दूसरे कंट्री को, तो वहां पर आपका नेगेटिव है, और अगर आपने कहीं से बोरो किया तो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, इनफ्लो हुआ, लैंडिंग के अंदर आपका कैपिटल जो है या एसेट है वो किसी और कंट्री ने आपका यूज किया, तो इसमें आउटफ्लो ऑफ एसेट्स होगा। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ एसेट्स। और अच्छा, इन दोनों के अंदर ये जो जी कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसा गवादर पोर्ट की बात की है, फिजिकल एसेट है। बिल्डिंग की बात की है कि हम लोगों ने किसी फॉरनर को या बाहर के मुल्क को कोई बिल्डिंग किराए पे दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं,
और फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में आप लोग हैं, जैसे आप लोगों ने अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया हो, जो वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल एसेट्स हैं जो लैंडिंग और ये लैंड वगैरह किया, और इसके अलावा है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर यहाँ पे भी जो अगर हम लोग बाहर कहीं पे करते हैं, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नैस्डैक है या बहुत सारी और भी हैं, तो वो उसके अंदर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके 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 आपने फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज किया हुआ है, तो उसके नतीजे में जो आपने वहाँ के जो एसेट आपने किया तो उनका एक्सपोर्ट होगी, यानी कि अगर कहीं बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट आई हुई है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो वहाँ से आपके एसेट्स यूज हो रहे हैं, नेगेटिव इसकी ट्रीटमेंट होगी इस अकाउंट के अंदर। और इसी तरह जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स अगर आपने कहीं किसी और कंट्री के खरीदे हुए हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट आपकी इंपोर्ट में होगी और वो पॉजिटिव होगी कि आपने बाहर के किसी एसेट को परचेज किया हुआ है, ठीक है, बाहर कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज किया हुआ है, तो उसकी पॉजिटिव होगी कि वो इंपोर्ट हुई, तो कंट्री के अंदर पैसा आया, ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, इसके अंदर भी इनफ्लो हो रही है और इसके अंदर आउटफ्लो हो रही है, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ एसेट कि आपने अपने आपके एसेट किसी ने खरीदे हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट किसी और कंट्री ने खरीदे हैं, तो वो आपका एक्सपोर्ट है और उसकी ट्रीटमेंट नेगेटिव है, ये एसेट्स में बात आएगी। लेकिन जो इसके बाद फायदा होगा वो आपका करंट अकाउंट के अंदर उसको डील किया जाएगा। और फाइनेंशियल एसेट्स में यानी जो इसका तीसरा हेड था कैपिटल अकाउंट, हमने बात की है, इसमें आपके लैंडिंग हो सकती है एसेट्स की और फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं स्टॉक्स, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो है फाइनेंशियल एसेट्स में आपके स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड ये वाले सारे जो है ना ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं। तो क्या आपने कहीं किसी और कंट्री के खरीदे हैं जब, तो उसके कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शक्ल में आपने इसको देखना। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट्स एंड ट्रेड डेफिसिट्स, और इसके अंदर देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between the countries, ठीक है। और इंटरनेशनल एसेट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व चेंजेस ऑफ ओनरशिप ऑफ रियल एसेट्स, फैक्ट्रीज, रियल एस्टेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स या बॉन्ड्स और स्टॉक्स between people in different countries. In both cases, something, a good or an asset is swapped for money, ठीक है, एक एक्सचेंज की जाती है, यहाँ से दूसरी कंट्री के अंदर चीज़ें जा रही हैं या दूसरे कंट्री से चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर बट सिंस डिफरेंट कंट्रीज ऑफन यूज डिफरेंट करेंसीज, दीज करेंसीज मस्ट बी एक्सचेंज बिफोर द ट्रांजैक्शन कैन अकर, ठीक है। अब करेंसी का जो है एक्सचेंज, जब हम लोग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर। जब हम लोग चीज़ें अपनी सेल करते हैं तो पहले हम लोगों को अपना एक्सचेंज रेट देखना पड़ता है कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो दीज करेंसीज मस्ट बी एक्सचेंज बिफोर द ट्रांजैक्शन कैन अकर। अ कंपनी सेल्स स्टडी गाइड्स इन रिटर्न फॉर यूएस डॉलर्स, ठीक है। और इफ़ यू हैव यूरोज टू स्पेंड, यू मस्ट कन्वर्ट देम टू डॉलर्स फर्स्ट, यानी अगर यूरोपियन कंट्री अमेरिकन के साथ कोई ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उनको पहले कन्वर्जन रेट देखना पड़ेगा, तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि आपको उसमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है या ये चीज़ें कितनी महंगी पड़ रही हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शोज ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर अ सर्टेन कंट्री। फॉर द यूएस दिस डाटा शोज all the purchases and sales that Americans make with other countries. It shows the net inflow and outflow of the dollars as a result of certain types of transactions. The balance of payment is separated into current account and the capital and the financial account, ठीक है, ये तीनों की बात हमने कर ली है अभी। अब करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट शोज यूएस इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ इम्पोर्ट आर कॉल्ड डेबिट्स एंड और इम्पोर्ट जो है वो डेबिट्स की सूरत में होगा, नेगेटिव में, और बिकॉज डॉलर्स आर स्पेंड ट्रांसफर टू फॉरनर्स, और एक्सपोर्ट सेल्स आर क्रेडिट्स बिकॉज डॉलर्स आर अर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है, इसकी भी बात हो गई। करंट अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट क्या होती है? बैलेंस ऑन गुड्स क्या है? द बैलेंस ऑन गुड्स इज द डॉलर वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपोर्टेड गुड्स माइनस द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है,
जितनी अब वो करंट अकाउंट जो ये वाला है वो हमारी पाकिस्तानी रुपये के अंदर उसकी वो देखा जाएगा कि कितनी वैल्यू की चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट हुई हैं और कितनी वैल्यू की चीज़ें इम्पोर्ट हुई हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हम उसको मनी ही देखेंगे और अपनी करेंसी के अंदर ही देखेंगे एट द एंड। The US is currently running a trade deficit in goods because we import, यानी ये यूएस के रेफरेंस से लिखा हुआ है, इम्पोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट। हम लोग भी, हमारे कंट्री भी जो है वो इम्पोर्ट करता है ज़्यादा एक्सपोर्ट से, इसलिए हम लोगों के भी डेफिसिट रहता है ज़्यादातर। द बैलेंस ऑन सर्विसेज इज द सेम दिस एज द सेम ऑन गुड्स एक्सपोर्ट दैट इज ट्रैक the imports and exports of services. The US is running a trade surplus in services. अब यूएस जो है वो यूएस है जो वो अपनी सर्विसेज में सरप्लस है। अभी पाकिस्तान भी जो है वो अपनी सर्विसेज में सरप्लस है। एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। कैसे? जो यूएस के रेजिडेंट्स हैं वो अपनी सर्विसेज ज़्यादा दूसरे कंट्रीज में दे रहे हैं और आपके कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ पैसा रेमिटेंसेस की सूरत में भेज रहे हैं। तो यूएस की ये रेफरेंस में लिखा हुआ, तो पाकिस्तान का भी यही केस है इस वक्त सिनेरियो ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस वक्त यही सिनेरियो कि पाकिस्तान के रेजिडेंट बाहर हैं, वो करंट अकाउंट के अंदर आपका ज़्यादा सरप्लस भेज के अपना उन्होंने सरप्लस में किया हुआ है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट के जो हमारी सर्विसेज है वो ज़्यादा दी जा रही हैं इम्पोर्ट के मुकाबले में। बैलेंस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज द सम ऑफ द टू सब बैलेंसेज। बैलेंस जो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, हमारे करंट अकाउंट का, दोनों को बैलेंस होना चाहिए। जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री से जा रही हैं उतनी ही आ रही हूँ, यानी ये ऐसा नहीं अगर ऐसा होगा तो वो डेफिसिट में चला जाएगा कि अगर इम्पोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कहते हैं टू अदर आइटम्स are also included in the current account. Net investment income is the money paid to Americans on investment minus payment paid to foreigners फॉर देयर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, जो अब ये सारी जो भी इनकम है और उनके अंदर जो भी जो उसकी ट्रीटमेंट, अगर कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो हो रहा है कंट्री के अंदर, और अगर वो पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है तो वो आउटफ्लो हो रहा है। Net transfers are the funds that move into the US minus funds that leave without any purchasing activity. Sending a birthday check to your aunt in Germany is an outgoing transfer. Also included are pension payments, foreign aid, and so forth. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नेट ट्रांसफर्स हैं। The balance on the current account is found by adding the balance on goods and services to net investment income and net transfers. अच्छा, ये इम्पोर्ट होंगी वो पॉजिटिव ट्रीट की जाती हैं, एक्सपोर्ट होंगी तो वो नेगेटिव की जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर एसेट्स होते हैं या फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का हमने ये पढ़ लिया, और फाइनेंशियल अकाउंट जो हमारे बॉन्ड्स हैं या हमने कहीं पे खरीदे हुए हैं या इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान की चीज़ें पाकिस्तान के फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे हुए हैं, म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं या इन्वेस्टर है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट भी हो सकता और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वही चीज़ें, इनको आप देख लीजिएगा। बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस इज द करंट अकाउंट बैलेंस प्लस द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस विल ऑलवेज ऐड टू जीरो, क्योंकि दोनों बैलेंस होंगे तो वो जीरो है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सरप्लस हो जाएगा। इफ दिस इज बिकॉज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर रियली ट्रैकिंग द नंबर ऑफ डॉलर्स बाउट when we sell goods or assets abroad and dollars sold when we buy foreign goods and services, तो या assets। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो यही चीज़ है कि उन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो अगर पेमेंट डेफिसिट एंड सरप्लस की सूरत में होगा, फॉरेन रिजर्व्स आर अक्यूमुलेटेड बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। द रियल प्रॉब्लम फॉर द यूएस इज दैट वी आर रनिंग ए significant current account deficit which has to be compensated for by an equally large capital एंड फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस। मतलब कि हम वो कह रहे हैं कि करंट अकाउंट के अंदर उनका डेफिसिट चलता है, जिसके नतीजे में उनको फाइनेंस करना पड़ेगा अपने कैपिटल अकाउंट के जरिए, अपने एसेट्स के जरिए, यानी एसेट्स वो कहीं पे प्लेज करते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स को, अगर अमेरिकन जो हैं इसी वो इंकरेज करें। चाइनीज कंपनीज हैं, जैसे चाइना की कंपनीज हैं, बहुत सारे रशियन कंपनीज हैं, ये बड़े हैं ना, इनके पास वो एज कम्पेयर टू अदर अमेरिकन वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर उनके एसेट्स को परचेज कर लें, फाइनेंशियल एसेट्स को या फिजिकल एसेट्स को परचेज करें, तो उसके नतीजे में यूएस को फ़ायदा होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम लोगों की लैंड है और अनयूटिलाइज है, हमारी इंडस्ट्री कोई फॉरेन कंट्रीज आके लगा देते हैं, तो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो फॉरेनर्स यूज़ करेंगे और आपको इनकम जनरेट, यहाँ रोज़गार जो है वो हमारे लोकल्स के लिए मुहैया किया जा सकेगा। तो हम लोग अपने करंट अकाउंट को कैसे कर सकते हैं कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को
एनकरेज कर सकें। अगर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाए, लोग इंडस्ट्री, बाहर के लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगा दें, तो उसका ये होगा कि पाकिस्तान के एसेट्स यूज होंगे और कैपिटल अकाउंट में उसकी वो नेगेटिव शो होगा, लेकिन उसका फायदा असल में पाकिस्तान को ही होगा और उसको करंट अकाउंट के अंदर बाद में हम लोग ट्रीट करेंगे अगर उसका कोई फायदा होगा तो कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि जब अपने एसेट्स और अपने फाइनेंशियल चीजें हैं वो सारी आपने बाहर दी हुई। इन शॉर्ट, ओनरशिप ऑफ यूएस एसेट्स इज बीइंग ट्रांसफर्ड अब्रॉड। इन शॉर्ट, ओनरशिप ऑफ यूएस एसेट्स जो हैं वो इज बीइंग ट्रांसफर्ड, यानी ये उनके रेफरेंस में बात की गई है। तो ये ओनरशिप ऑफ एसेट्स इज बीइंग ट्रांसफर्ड अब्रॉड, कि चाइना की या रशिया की कोई कंपनी आपकी खरीद ले एसेट्स को। तो अब इसके अंदर एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक्सचेंज रेट, एक हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, एक हमारा इनफ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के अंदर जो है देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें, दो चीज़ें। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आर सेट बाय द सप्लाई एंड डिमांड, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर पाकिस्तान की चीज़ों की ज़्यादा सप्लाई होगी या डिमांड होगी कंट्री से बाहर, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की गुड्स की ज़्यादा डिमांड होगी और इनकी सप्लाई होगी, तो वहाँ पर जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को खरीदना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो खरीदना चाह रहे हैं। तो उनको खरीदने के लिए अगर डॉलर्स है तो उनको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने डॉलर को, और फिर वो रुपए की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। रुपए की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई, तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि जब आपने फिक्स नहीं किया हुआ किसी कंट्री के साथ, आपने फिक्स नहीं किया हुआ डॉलर को, जैसे हमने फिक्स किया हुआ है तो वो भी नहीं किया हुआ, तो वो डिपेंड किस पे ऊपर करता है? आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के ऊपर, कि अगर आपकी सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब लोग आपके पैसे को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके पैसे को वैल्यू कर रही है। लेकिन अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम्स आर सेट बाय द सप्लाई एंड डिमांड, द गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती और ये चीज़ों की सप्लाई और डिमांड के मुताबिक अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है? द गवर्नमेंट सेट्स एन एक्सचेंज रेट। अब ये फ्लेक्सिबल था ना, अब ये फिक्स्ड के अंदर क्या है? तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट सेट्स एन एक्सचेंज रेट एंड वर्क्स टू मेंटेन दैट रेट। और उसको काम मेंटेन करने के लिए कि एक एक्सचेंज रेट है हम लोगों का, जैसे डॉलर के अगेंस्ट है एक एक्सचेंज रेट 170 का $1, तो उसको मेंटेन करने के लिए अब उसको उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भेजनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, ताकि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो और ना गिरे। अगर पाकिस्तान की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बाहर नहीं बढ़ सकेगी तो हमारे रुपए की वैल्यू इसी तरह से गिरती जाएगी। हमें अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट की मार्केट को ज़्यादा मार्केट्स को या ज़्यादा कंट्रीज़ को चीज़ें अपनी सेल करनी पड़ेंगी और प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो अपने ये काम करती है कि फिक्स कर देती है 170 पे, जैसे अगर उन्होंने फिक्स कर दिया तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अब उसने क्या करना है कि किसी तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज करवानी है, कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ से चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट हो। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी जाती हैं कि आप किसी भी तरह करके एक्सपोर्ट करें, आपको हम लोग रिबेट्स देंगे, सेल रिबेट्स देंगे और इस तरह की फैसिलिटेट किया जाएगा। तो आप एक्सचेंज रेट जो है वो क्योंकि उसको उन्होंने 170 पर ही रखना है, इसलिए वो अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे। या फिर हमने एक और टर्म पढ़ी थी उसके अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी करेंसी के जो है वो एक्सचेंज रेट को गिरा देती हैं, ताकि अब बाहर के मुल्क में आपकी जो कम्पेटिटिव प्रोडक्ट है वो अपने आपकी बन सके, कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव कम्पेटिटिव बन सके, इसलिए करेंसीज को एक एक्सचेंज रेट को गिरा दिया जाता है। अब 165 से थोड़े अर्से पहले, महीना पहले 165 का था, तो गवर्नमेंट ने अगर बाय प्लान इसको 170 पे किया है एक्सचेंज रेट को, इसका मतलब है कि अब आपको कम डॉलर्स यूज करने पड़ेंगे पाकिस्तान की प्रोडक्ट को खरीदने के लिए।
तो उसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इम्पोर्ट डिस्करेज होगी। जो पाकिस्तान के लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो उनका महंगी पड़ेंगी, डॉलर ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो उसके नतीजे में इम्पोर्ट डिस्करेज होगी, एक्सपोर्ट इनकरेज होगी। तो ये एक स्ट्रेटजीज होती हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी का हमने हिस्सा पढ़ी थी। तो द गवर्नमेंट सेट्स एन एक्सचेंज रेट एंड वर्क्स टू मेंटेन दैट रेट, और वी विल फर्स्ट कंसिडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहले हम एक फ्लेक्सिबल रखते हैं, फिर देखते हैं गुड्स की सर्विसेज एंड डिमांड कितनी है, और एंड देन लेटर टर्न टू फिक्स एक्सचेंज रेट। उसके बाद हम लोग एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर इफ एक्सचेंज रेट्स आर फ्लेक्सिबल एंड द रेट विल बी सेट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड सप्लाई एंड डिमांड कर्व। अगर वो फ्लेक्सिबल रहे तो स्टैंडर्ड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन्ड बाय अ फ्यू ब्रॉड फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? द जनरल इंक्रीज इन डिमांड फॉर करेंसी कॉजेज द करेंसी टू अप्रिशिएट, a reduction in supply of currency causes the does the same thing। और फिर फाइनली इफ अनदर कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएट, किसी और कंट्री की अप्रिशिएट कर जाती है, तो हम वहाँ की सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज कम परचेज करेंगे, क्योंकि अब आपको ज़्यादा रुपये पे करना पड़ेगा उसकी करेंसी की या उसकी उस कंट्री की प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। योर करेंसी बाय डेफिनेशन हैज डेप्रिसिएटेड। और आपकी अगर किसी और कंट्री की अप्रिशिएट हुई है, बढ़ गई है, या डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री की ज़्यादा हो गई हैं, तो आपकी एज कम्पेयर टू वो वाले कंट्री आपकी कम हो जाती हैं। जो आपकी करेंसी की एक्सचेंज रेट है। द चेंजेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन ऑल्टर एक्सचेंज रेट टाइप। इनके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट? टेस्ट के ऊपर, कि आपकी बनाई हुई चीज़ों का जो टेस्ट है वो लोगों को के इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी टेस्ट बन गया। अब जहाँ से हमारे पास कुछ चावलों की खास किस्म बनती है, उसका एक टेस्ट डेवलप हो गया, बाहर के लोगों को उसकी डिमांड करना शुरू हो गए। तो जब वो डिमांड करना शुरू हो गए, पाकिस्तान के जो मैंगोज हैं, पाकिस्तान के मैंगोज हैं या पाकिस्तान का राइस है, उसकी जब वो डिमांड करना शुरू हो गए, तो वहाँ के लोगों की टेस्ट बढ़ गया आपकी प्रोडक्ट को खरीदने में, जिसके नतीजे में ये होता है कि आपकी कंट्री के जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं, और उनकी वो फेमस होती हैं। इफ पीपल इन अदर कंट्रीज डेवलप अ टेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट, देन डिमांड फॉर योर करेंसी विल इंक्रीज कॉजिंग इट टू अप्रिशिएट। वो बढ़ जाएगी, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कि अगर आपके जो बाहर की इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपकी चीज़ों को परचेज करना, या आपकी बनाई कंट्री के अंदर बनी हुई चीज़ों को, उगी हुई चीज़ों को या बनी हुई चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। Relative income क्या है? If your country economy is expanding quickly, your citizen will demand more foreign imports। अगर अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लरिश कर रही है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो उससे क्विकली योर सिटीजन विल डिमांड मोर फॉरेन इम्पोर्ट्स, और वो उनका दिल करेगा कि बाहर की जो हाई क्वालिटी की चीज़ें उनको इम्पोर्ट किया जाए, कॉजिंग योर करेंसी टू डेप्रिशिएट। इसके नतीजे में ये होगा कि अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, उस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी जो जहाँ से आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स क्या हैं? रिलेटिव प्राइस लेवल्स हैं, और फिर रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, रिलेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, और स्पेकुलेशंस हैं। अब रिलेटिव प्राइस लेवल्स में ऐसे कि अगर प्राइस लेवल की एक चीज़ आपको एक कंट्री के अंदर, जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई है, यूएस के अंदर एक चीज़ $1 की है, जबकि यूरोप के अंदर वही चीज़ 1.5 यूरोज की है। तो उसके नतीजे में ये होता है कि, और अब ये देखा जाता है कि इधर कितनी इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन अगर या चीज इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो कितनी देर में चेंज हो जाती हैं, एक साल में कितनी देर। अब जैसे 5% का मतलब ये होगा, यानी कि अगर यहाँ पर अभी एक्सचेंज रेट की हम बात करें, 1000 की एक चीज़ है, और यहाँ पर 1000 और 500 की एक चीज़ है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों का एक्सचेंज रेट यहाँ पर 0% है, और यहाँ पर हमारा 5% है, 0% है हमारा, अमेरिका में क्या 5 इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% है, चीज़ों की वैल्यू वो जल्दी बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि वहाँ, जबकि अगर यूरोप के देखें तो उनका 0% अगर इन्फ्लेशन रेट है। मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह से दे रही हूँ कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कहीं पे कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो इतनी स्टेगनेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, जल्दी बढ़ जाती है। 5% इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन हो जाती है, एक साल के बाद प्राइस ये नहीं रहेगी। उसके मुकाबले में जब एक कंट्री है उसने उधर इन्फ्लेशन रेट 0 है, चीज़ों की प्राइसेस एक साल के बाद भी नहीं बढ़ी,
तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यूरो की वैल्यू बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है उधर वो स्टेबल नहीं है, इसलिए स्टेबल करना जरूरी होता है। स्टेबल क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं कि क्वांटिटी है या गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं एक साल के बाद। तो एक कंट्री जितना स्टेबल होगा उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ही अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि अब वो वही चीज जो है वो इंटरनेशनल में यूरोज में खरीदना ज्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर टू डॉलर्स। तो कोई भी कंट्री जो कि जिसकी जो करेंसी है वो स्टेबल होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी। अब रिलेटिव इंटरेस्ट रेट क्या है? इफ रियल इंटरेस्ट रेट इन योर कंट्री आर रिलेटिवली हाई, अगर आपके कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है बैंक जो ऑफर कर रहे हैं वो ज्यादा है तो फॉरेनर्स नहीं आएंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे। लेकिन कम है तो बाहर की लोग आएंगे और आपका वो चीप जो फाइनेंस है वो खरीदेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे। तो रिलेटिव इंटरेस्ट रेट भी मैटर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी ओवरऑल एक्सचेंज रेट को मैटर करता है। तो रिलेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कि हम लोग कोई भी कहीं पे अमेरिका की कोई फाइनेंशियल एसेट परचेज कर लेते हैं, अब वहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 5% है सपोज कि म्यूचुअल फंड आपने खरीद लिया और उसके ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 5% है। और अगर हमने एक म्यूचुअल फंड खरीदा पाकिस्तान के एसेट पाकिस्तान कंट्री के अंदर और उधर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 3% है, तो जो इन्वेस्टर होता है वो अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है और देखता है कि हमें फायदा किधर है और कहाँ पर हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, कहाँ पर जो है वो जो स्टेबिलिटी है, जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टर वहां पर मूव कर जाएगा। तो और वो उस जगह पर इन्वेस्ट करना मुश्किल कम करेगा जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो कम है। और इसी तरह स्पेकुलेशन जो पीपल होते हैं जैसे मनी चेंजर्स होते हैं वो स्पेकुलेट करते हैं कि आगे वाले दिनों में आने वाले महीने के अंदर इस कंट्री से ये वाली चीज इंपोर्ट होने का ज्यादा है चांसेस हैं, तो उसके नतीजे में उस कंट्री की डिमांड बढ़ जाएगी, करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। टर्की से जैसे अगर पाकिस्तान कोई चीज इंपोर्ट करना चाह रहा है तो स्पेकुलेशन जो है वो जो मनी चेंजर्स होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा हमारी नेक्स्ट में ये ट्रांजैक्शन होने वाली है जिसकी वजह से टर्की की प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये स्पेकुलेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। स्पेकुलेशन जो है वो फ्रैक्शन फिगर के ऊपर बेस भी कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती। तो जो मनी चेंजर्स होते हैं उनके वो स्पेकुलेट करते हैं या एस्टिमेट लगाते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी ट्रांजैक्शन होने वाली है, बड़ी ट्रांजैक्शन होने वाली है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है किस कंट्री से, तो हम पाकिस्तान की करेंसी को कितना को फायदा या नुकसान होगा और किस तरह से सेल और परचेज करनी चाहिए। अब people buy and sell currencies because they expect future appreciation or depreciation. If a large number of investors think that your currency is going to appreciate in the future, they will buy a lot of it. This itself causes your currency to appreciate. ठीक हो क्या? अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अनसर्टेनिटी एंड डिमिनिश ट्रेड। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कि अनसर्टेनिटी रहती है और ट्रेड जो है वो कम हो जाती है। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट करेंसी प्राइसेस बिकम वोलेटाइल और कभी 2 रुपये हो जाएगी कभी 3 रुपये हो जाएगी, यानी वोलेटाइल हो जाएगी करेंसी का जो रेट है। $1 जैसे जो है भी हमारी करेंसी के भी जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन है, वोलेटाइल है एंड मे चेंज ड्रामेटिकली इन शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो सिंस मूवमेंट्स in the currency can wipe out a manufacturer's export profit, firms have less incentive to sell goods in countries that use other currencies. तो एक्सपोर्ट करना वहाँ पे उस कंट्री में मुश्किल हो जाता है जहाँ पे कोई और करेंसी यूज हो रही होती है या उस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है। दिस रिड्यूसेस इंटरनेशनल ट्रेड व्हिच इज वेरी बैड फॉर एवरीवन। तो अब ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन को कम करने के लिए एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज क्या होता है कि अब ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड बनती हैं बायलैटरल ट्रेड जिसको कहते हैं, किसी एक कंट्री के साथ जो ट्रेड होती है वो बायलैटरल कहलाती है, जो मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड होती है वो मल्टीलेटरल ट्रेड कहलाती है। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बहुत अर्सा पहले तय हो जाती हैं कि आपकी गुड्स एंड सर्विस हमारे इलाके में आएंगी तो हम ये चार्ज करेंगे और ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हम बाय करेंगे तो हम लोग ये चार्ज करेंगे।
तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो पहले तय हुई होती हैं। जो जो अगर एक्सचेंज रेट हमारा फिक्स नहीं होगा तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो चेंज हो सकते, चेंज इन करेंसी प्राइसेस फोर्स कंट्रीज टू एक्सपोर्ट मोर और लेस टू कीप परचेजिंग द सेम गुड्स फ्रॉम द अदर अनदर कंट्री। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड जो वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो चेंज करनी पड़ेंगी अगर आपकी करेंसी की वैल्यू स्टेबल नहीं है। और इंस्टेबिलिटी अगर है तो बिकॉज एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल एक्सचेंज रेट्स, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो फेवरेबल, जो मीन डॉलर के केस हम लोग उसको करते हैं, जैसे डॉलर एक फेवरेट करेंसी है, तो फ्लक्चुएशन इन दोज एक्सचेंज रेट्स कैन इंक्रीज मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अगर वो इनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो इंस्टेबिलिटी, अब मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसा पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन है। इफ द डॉलर सडनली अप्रिशिएट्स आर एक्सपोर्ट एयरक्राफ्ट for example, become much more expensive to foreign buyers, or a few aircraft will be sold as a result. This change may cause layoffs in the aircraft industry and weaken the economy overall. और ये इसी तरह से फिक्स एक्सचेंज रेट्स की बात की गई है। कंट्रीज कैन इंस्टेड सेट फिक्स एक्सचेंज रेट्स. The problem with this system is that if the market equilibrium is not equal to your predetermined rate, the government will have to purchase excess supply or sell to boost दी डिमांड इन ऑर्डर टू मेंटेन द टारगेट एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है कि आपको एक्सपोर्ट किसी तरह से बढ़ानी है ताकि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, तो यूज़ ऑफ रिजर्व आपको करने पड़ेंगे। फिर ट्रेड पॉलिसीज जो हैं उनको भी मॉनिटर ज़्यादा इफेक्टिवली करना पड़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा। फिक्स